दोस्तों, इंडिया के हाईवेज पर चाहे कोई मिनिस्टर हो या फिर कोई नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी, एक समय पर इन सभी में एक चीज तो कॉमन ही मानी जाती थी और वो थी उस जमाने की एम्बेसडर कार। अगर दोस्तों सड़कों पर चलती हुई सफेद एम्बेसडर कार दिख जाए तो इसका मतलब है कि वो गाड़ी किसी बिजनेसमैन या फिर किसी लीडर की है। और वही अगर सफेद एम्बेसडर कार के ऊपर लाल रंग की बत्ती लगी हो तो इसका मतलब है कि उस गाड़ी में कोई बड़ा अधिकारी होगा। और अगर ब्लैक कलर की कार है तो आर्मी ऑफिसर। और अगर गाड़ी काले और पीले कलर की है तो इसका मतलब है कि वो आम लोगों की गाड़ी है। 1980s के दौरान एम्बेसडर कार के पास इंडियन ऑटोमोटिव मार्केट का लगभग 71% मार्केट शेयर था। तो दोस्तों, एक समय पर इंडियन मार्केट पे राज करने वाली एम्बेसडर कार अपने शुरुआती दिनों में इतनी पॉपुलर कैसे हुई, तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, जानने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों, साल 1800 के आसपास दुनिया के कई शहरों में कार्स का ट्रेंड बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था, जबकि हमारा देश भारत इससे कहीं ज्यादा दूर था। और बाद में आया साल 1892, जब पटियाला के महाराजा और पंजाब के फॉर्मर सीएम अमरिंदर सिंह जी के दादाजी भूपेंद्र सिंह जी ने अपनी पहली कार को इंपोर्ट करवाया। और दोस्तों, इस तरह से इंडिया में पहली बार कार को सड़कों के ऊपर चलते हुए देखा गया। और ये चीज उस समय एहसास दिलाती थी कि इंडिया कितना आगे बढ़ गया। फिर दोस्तों, इसके बाद 1898 में जमशेदजी टाटा कार खरीदने वाले पहले भारतीय बिजनेसमैन थे। और इसके बाद धीरे धीरे शाही परिवारों और कई बड़े बड़े व्यापारियों का नंबर आता गया। लेकिन उस वक्त कार सिर्फ राजा महाराजा या बड़े बड़े बिजनेसमैन के दरवाजों की ही शान हुआ करती थी और बाकी के लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रेन, बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी जैसे साधनों पर ही डिपेंड थे। और 1926 में फोर्ड कंपनी ने अपनी सब्सिडरी कंपनी फोर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की। और इसके ठीक 2 साल बाद यानी कि 1928 में जनरल मोटर्स कंपनी ने भी इंडिया में एंट्री ले ली और इन्होंने अपनी कई कार्स, ट्रक्स और कई तरह के ट्रांसपोर्ट्स को असेंबल करके बेचना शुरू कर दिया। लेकिन उस समय ऐसे बहुत से भारतीय थे जो इन कार्स को खरीदना तो चाहते थे, लेकिन ये फॉरेन कंपनी के व्हीकल्स इतने ज्यादा महंगे होते थे कि ये उनके पहुंच से बाहर की चीज हो जाती थी। और उसी दौरान एक इंसान था जो इस चीज को बहुत ही डिटेल से एनालाइज कर रहा था, जिसका नाम था बीएम बिरला। दोस्तों, बीएम बिरला की ये सोच थी कि हर एक आम भारतीय कार की सवारी कर सके, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना खुद ही कार मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी की शुरुआत की जाए। अब उन्होंने ये बात तो सोच ली, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें इस बात की किसी भी तरीके से कोई भी नॉलेज नहीं थी कि इस काम को किस तरीके से और कैसे किया जाए। और ना ही उनके पास इतने रिसोर्सेज थे और ना ही हाई लेवल की इंजीनियरिंग थी जिनकी मदद से वो अपनी कार के इंजन और बाकी कार के पार्ट्स को बना सके। और अब धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि उन्होंने एक ऐसा सपना देख लिया है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। लेकिन फिर कुछ समय के बाद उनकी मुलाकात मॉरिस मोटर्स के ओनर और फाउंडर लॉर्ड नफेल्ड से हुई, जो कि उस समय बेहतरीन से बेहतरीन कार्स को इंडिया में इंपोर्ट कर रहे थे। लेकिन फिर बीएम बिरला को ये ख्याल आया कि उनकी मदद से वो अपने सपने को पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने मॉरिस मोटर्स के साथ एक ज्वाइंट वेंचर का प्रपोजल रखा, जिसे लॉर्ड नफेल्ड ने एक्सेप्ट कर लिया। और उस समय भारत की आजादी से 5 साल पहले यानी कि 1942 में इंडिया की पहली कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड की शुरुआत हुई और गुजरात में इसका असेंबली प्लांट लगाया गया, जहां से इन कार्स को बेचा जाने लगा। और यही से ही देश में ऑटोमोबाइल सेक्टर की शुरुआत होनी थी। लेकिन दोस्तों, बीएम बिरला चाहते थे कि वो हर एक इंडियन को एक अफोर्डेबल रेंज में सभी को एक अच्छी खासी ऑप्शन दे। लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर की नॉलेज ना होने की वजह से इस सपने को पूरा करना इतना आसान नहीं था। और ऊपर से तो साल 1945 में महिंद्रा कंपनी की शुरुआत भी हो गई थी। साथ ही इसी साल में जेआरडी टाटा ने भी टाटा की शुरुआत कर दी, जो कि हिंदुस्तान मोटर लिमिटेड के लिए एक कॉम्पिटिटर के समान थे। लेकिन फिर भी इन्होंने अपने सपने को पूरा करने की कोशिश जारी रखी और साल 1948 में इन्होंने अपनी पहली कार को इंट्रोड्यूस किया, जिसका नाम था हिंदुस्तान 10। दरअसल दोस्तों, इस कार की हॉर्स पावर की कैपेसिटी 10 की थी, इसलिए इन्होंने हिंदुस्तान 10 नाम रखा। एक्चुअली दोस्तों, ये ब्रिटिश कार मॉडल मॉरिस 10 पर बेस्ड थी, जो कि उस समय यूके में बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ करती थी। और यहीं से ही हिंदुस्तान मोटर्स की इंडियन मार्केट में कार मैन्युफैक्चरिंग की जर्नी शुरू हुई। और इस तरह से कंपनी धीरे धीरे करके मार्केट में कार्स को इंट्रोड्यूस करने लगी। और इस तरह इन कार्स को उस समय लग्जरी कार्स माना जाता था, जिसे बड़े बड़े राजा महाराजा, अंग्रेजों और बड़े बड़े बिजनेसमैन के द्वारा यूज किया जाने लगा। इनके कुछ कार्स के मॉडल्स मार्केट में फेल भी हुए, लेकिन फिर भी इस कंपनी ने अच्छे कार्स को मार्केट में लॉन्च करके अपना एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस डेवलप कर लिया। और फिर 1954 में इस कंपनी ने मॉरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज सेकंड से इंस्पायर होकर हिंदुस्तान लैंडमास्टर को लॉन्च किया, जो कि हिंदुस्तान 10 की तरह फिर से काफी पॉपुलर हुई। और इसी साल 1954 में महिंद्रा ने अपनी फर्स्ट एवर ऑटोमोबाइल CJ31954 को असेंबल करके मार्केट में लॉन्च किया। और सभी को लगने लगा कि शायद ये हिंदुस्तान लैंडमास्टर के मार्केट को डिस्टर्ब कर देगी, लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों हिंदुस्तान लैंडमास्टर एक बहुत ही लग्जरी और कंफर्टेबल कार थी, जिसका महिंद्रा कंपनी की जीप के साथ कोई भी मैच नहीं था। लेकिन दोस्तों, इस सब के बावजूद भी बीएम बिरला खुश नहीं थे, क्योंकि उन्होंने जितनी भी कार्स मार्केट में लॉन्च करी थी वो आम आदमी की पहुंच से कहीं दूर थी और वो ना चाहते हुए भी कम प्राइस वाली कार्स को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे। एक्चुअली दोस्तों, इसका रीजन ये था कि रिसोर्सेज की कमी होने की वजह
से उन्हें कार्स के कुछ पार्ट्स को इंपोर्ट करवाना पड़ता था और इसी कारण से इन कार्स का प्राइस बहुत ही ज्यादा था। एक्चुअली दोस्तों वो एक ऐसी कार को प्रोड्यूस करना चाहते थे जिसकी हर कोई सवारी कर सके, इसलिए हिंदुस्तान लैंडमास्टर को मार्केट में लॉन्च करने के 3 साल बाद हिंदुस्तान मोटर ने एक ऐसी कार को लॉन्च किया जिसने उनके सपने को तो पूरा किया ही, लेकिन साथ में ही ये कार अगले 5 दशक तक इंडिया की सड़कों पर राज करती रही। और दोस्तों इस कार का नाम था हिंदुस्तान एम्बेसडर। इस कार को पहली बार साल 1957 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि बाद में मार्क 1 के नाम से जानने लगी और ये उस वक्त इंडिया की पहली डीजल कार बनी और ये एक ऐसी कार थी जिसकी फुल प्रोडक्शन इंडिया में ही की गई थी। दोस्तों इस कार के लॉन्च होते ही इंडियन मार्केट में तहलका मच गया था। दोस्तों साथ ही इस कार को उस समय 14,000 के प्राइस सेगमेंट पर लॉन्च किया गया था और इसके बाद कंपनी ने मार्क के नाम पर कार्स की सीरीज को लॉन्च करना शुरू कर दिया, जैसे मार्क 2, मार्क 3, मार्क 4। और दोस्तों इसके बाद एम्बेसडर कार को इतना ज्यादा पसंद किया जाने लगा कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन से लेकर मिडिल क्लास लोगों के बीच ये सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई, क्योंकि अफोर्डेबल होने के साथ साथ ये टूटी हुई सड़कों पर भी स्मूथ चला करती थी। और इस कार की प्रीमियम डिजाइन की वजह से बड़े बड़े रईस लोग इसकी सवारी को अपनी शान समझा करते थे। और दोस्तों प्रीमियर मोटर और स्टैंडर्ड मोटर जैसे कंपनी के लाखों एफर्ट्स के बावजूद भी एम्बेसडर कार की पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आ सकी। साल 1980 और 1981 के बीच इसने 71% के साथ मार्केट शेयर पर कब्जा कर लिया था और इसे इंडियन रोड का किंग भी कहा जाने लगा। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, तो दोस्तों इसका जवाब है कि कंपनी के 71% मार्केट शेयर के पीछे गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस का काफी बड़ा रोल रहा है। जैसे कि 1952 में गवर्नमेंट ने इंडिया में टैरिफ कमीशन को इंट्रोड्यूस किया था। इस कारण से फॉरेन कंपनी से कार इंपोर्ट करने पर इतना ज्यादा टैक्स लगाया जाता था कि कार्स बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती थी। साथ ही गवर्नमेंट ने उन सभी कंपनीज को भारत में अपने ऑपरेशंस को रोकने के लिए कह दिया था, जो कि यहाँ पर सिर्फ अपनी कार्स को असेंबल कर रही थी। इससे लोकल बिजनेसेस को तो काफी फायदा मिला, साथ ही फोर्ड और जनरल मोटर्स को इंडिया को छोड़कर जाना पड़ा, जिस कारण से हिंदुस्तान मोटर्स को फॉरेन कंपनी से स्ट्रॉन्ग कंपटीशन नहीं देखने को मिला और इस तरह से एक बहुत ही बड़ा कस्टमर बेस मिल गया। अब दोस्तों आपको आज की ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों अब आपने ये सभी बातें तो जान ली, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर कैसे एक मारवाड़ी ने पंजाब में आकर मिठाइयाँ बेचकर इतनी बड़ी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को खोल दिया? तो जल्दी से आई बटन पर दिए गए वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को पूरा देखें।